हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 49 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? तो जीवाणुओं की आकृति उपयुक्त सभी रूपों में होती है, अर्थात छर रूप में, गोलाकार और सर्पिल। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है किसमें? तो वास्तविक केंद्रक जो है वह जीवाणुओं में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण में फली अर्थात बीन्स सहायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग? तो इसका उत्तर है हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है कौन? तो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नीला हरित शैवाल करता है। कौन करता है? नीला हरित शैवाल। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो हैं वह कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते? कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वह कवक से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता। क्या कहा जाता? कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? कौन है? तो इसका उत्तर है साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। अब अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है, अर्थात हल्दी के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो हम लोग इसके प्रकंद भाग को खाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्निथोफिली परागन होता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे आर्निथोफिली परागन जो है वह पक्षियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता? पक्षियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रवर्धन के लिए? तो इसका उत्तर है गन्ना के प्रवर्धन के लिए तना काट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है कौन सा? तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है वह भ्रूणपोष है। कौन सा है? भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। क्या है?
मेंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है कुनैन प्राप्त होता है कहाँ से? तो कुनैन जो है वह सिनकोना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता? सिनकोना से। अगला प्रश्न है तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है तंबाकू की पत्तियों में? तो इसका उत्तर है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। किस भाग से? तो छाल से। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कौन सी गैस का? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड का। अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। कौन नहीं है? तो इसका उत्तर है सोडियम जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। अब अगला प्रश्न है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है वह सेब से संबंधित है। अगला प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ? तो याद रखेंगे सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वह मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। किससे? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। कौन? हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है कैसे? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है वह ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। अगला प्रश्न है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? तो याद रखेंगे कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो है वह एंटोमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है अमीबा का प्रचलन अंग है कौन सा? तो अमीबा का जो प्रचलन अंग है वह कूटपाद है। कौन सा है? कूटपाद। अगला प्रश्न है हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है कौन? तो हरा प्रोटोजुआ के नाम से युगलीना जाना जाता है। कौन जाना जाता? युगलीना। अगला प्रश्न है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ कौन है? तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ कौन है? तो कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ लिस्मैनिया है। कौन है? लिस्मैनिया। अगला प्रश्न है मेढक का लार्वा क्या कहलाता? तो मेढक का जो लार्वा है वह टेडपॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेडपॉल। अगला प्रश्न है शीत रक्तीय प्राणी है कौन? तो शीत रक्तीय प्राणी जो है उपयुक्त सभी है अर्थात मछली मेढक छिपकली ये सभी प्राणी जो हैं शीत रक्तीय हैं। अगला प्रश्न है
पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावो क्रिस्टेसस जो है वह मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वह खोखली होती है। कई जगह आपको ठोस भी दिखने को इसका उत्तर मिलेगा, तो आप लोग अपने विवेक से इसका उत्तर देंगे, क्योंकि इस पुस्तक में आपको खोखली दर्शाया गया है, इसलिए मैं आपको इसमें खोखली उत्तर बतलाया हूँ। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।